नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीजी सेट 2023 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि 21 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ था। तो इसके आंसर की पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सीजी सेट में किस तरीके के प्रश्न आए थे। मान लीजिए ये सभी प्रश्न अगर यूजीसी नेट के एग्जाम में होते तो आप सभी कितना प्रश्न सही कर पाते। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिया गया 343 से 351, 245 से 251, 151 से 152, 352 से 363। तो राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इसका सही जवाब दिए होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है। सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है यहाँ पर, और इसमें समास पर आधारित सवाल है। तो तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समासों का नाम है। उदाहरण दिए गए दाल भात, चरण कमल, जनक सुता, पंचनद। तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हमें जो आता है उसको हम मिलान करते हैं। पंचनद द्विगु समास है। डी का यहाँ पर 2 ऑप्शन जो हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ए का 4 हो गया। ठीक। दाल भात मतलब दाल और भात, द्वंद्व समास हो गया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि चरण कमल पूछा गया है, तो इसमें हो गया आपका कर्मधारय समास। और जनक सुता तत्पुरुष समास। तो जो यहाँ पर विकल्प बन रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का यहाँ पर 2 बन रहा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर नए ढंग का है, व्याकरण से रिलेटेड। पूछा गया कि निम्नांकित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए और सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पहले यूजीसी नेट के एग्जाम में सूची 1 और सूची 2 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्दों को चेंज किया गया। उ, आ, ऐ, ई स्वर दिए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत। तो थोड़ा सा टेक्निकली ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कि विवृत कौन सा है, आ है। ठीक है, तो बी का 1 हम देखेंगे किसमें सही हो रहा है। बी का 1 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में सही हो रहा है। हमने देखा क्वेश्चन पेपर में, तो बस सावधानी से अगर एक भी आप सुमेलन कर ले रहे हैं तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। सीजी सेट ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नीचे कूट नहीं दिया है। एक मिल गया तो समझ जाइए कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी का 1 हो गया, फिर ऊ जो है इसका हो गया 4 समृद्ध। ठीक है, इसके बाद हम मिलान करें तो सी का हो गया 2 अर्धविवृत, और ई जो है वो है अर्ध समृद्ध है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि गीता अच्छा गाती वाक्य में अच्छा किस कोटि का प्रकार्य निभा रहा है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, निपात। तो गीता क्या कर रही है, अच्छा गा रही है। गाती जो यहाँ पर क्रिया दिया गया उसकी विशेषता यहाँ पर अच्छा बता रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। गाने या फिर गाना जो क्रिया है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे हुआ वह है। मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सही जवाब हो गया अर्धमागधी। ये तो छत्तीसगढ़ का था, तो यहाँ से सवाल आना पूरा तय था कि पूर्वी हिंदी जरूर पूछेगा, और आपको वे सभी बोलियां भी दिमाग में गूंजने लगी होंगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा नया यहाँ पर प्रश्न है, देख रहे हैं आप। पूछा गया कि बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। बैंक साथी, बैंक भाषा, बैंक सखा, बैंक मित्र। तो आप देख रहे हैं कि साथी, सखा,
भाषा इत्यादि दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बैंक मित्र। बैंक मित्र जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, इसके माध्यम से बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में काम काज को आसान बनाने के लिए पहल की गई है। अगला प्रश्न है, स्वरित में सुर की स्थिति होती है ऊपर नीचे, न नीचे न ऊपर, ऊपर एवं नीचे। स्वरित, स्वरित का मतलब ये होता है आरोह अवरोह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ऊपर नीचे। अगला प्रश्न है, मानक भाषा से तात्पर्य वर्ग विशेष की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, लोक भाषा, साहित्यिक भाषा। मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है, यह भी नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर 4 लिपियों का नाम दिया गया है, इसमें से बताना हमें कि हिंदी सॉफ्टवेयर में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलिपि, सुलिपि, आकृति, श्रुत लिपि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, श्रुत लिपि जो है वो हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आप देखेंगे जितनी भी लिपियां हैं वो सॉफ्टवेयर के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रुत लेखन शब्द होता तो ये लिपि के अंतर्गत, ठीक है। श्रुत लिपि नहीं है, बल्कि जितनी भी लिपियां ऊपर हमने देखी है सभी हैं, लेकिन श्रुत लिपि इसके अंतर्गत नहीं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाने वाली भाषा है। प्रथम प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पाली को हम प्रथम प्राकृत मानते हैं और द्वितीय प्राकृत के तौर पर है प्राकृत, ठीक है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है। प्राकृत पैंगलम, वृत्त रत्नाकर, रस मंजरी, रसिक प्रिया। तो नायिका भेद की रचना उन्होंने रस मंजरी के आधार पर किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है वे हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रवक्ता परीक्षाओं को भी देखेंगे या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पहले आया करता था। मिश्र बंधु विनोद में कौन नहीं है। सही जवाब हो गया कृष्ण बिहारी, ऑप्शन डी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब हैं मिश्र बंधु विनोद यानी मिश्र बंधुओं में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी उक्ति है। ठाकुर बोधा आलम घरानंद, जितने भी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, घनानंद की ये उक्ति है। अगला प्रश्न जो जाना माना प्रश्न है, कई बार आप इसको देख चुके होंगे, बस परीक्षाओं में आराम से रंगने की जरूरत होती है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ताराकांत बंदोपाध्याय, महात्मा गांधी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे। यहाँ पर हमें बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे। जितने भी नाम दिए गए उसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी, गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध सरस्वती पत्रिका से नहीं था। बाकी जितने भी नाम है, तीनों नाम श्याम सुंदर दास शुरुआती दौर में ही थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती को सरस्वती बनाया और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी संपादकों में रहे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। वही स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पर आधारित है। चारण काल, बीजवपन काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल इत्यादि नाम दिए गए। चारण काल तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। 1 और 2 हम देखते हैं कि किसमें, 2 राउंड में आपको जाना पड़ेगा। बीजवपन काल जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बी का 3 हमें यहाँ पर देखना होगा। 1 का 2 और बी का 3, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 राउंड और चलना पड़ेगा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि यहाँ पर सी का 4 होना चाहिए। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं, ए का 2 हो गया, फिर बी का 3 हो गया, फिर सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया, सिद्ध सामंत काल राहुल शाह कृत्यायन का। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों में कौन पुष्प मार्गी कवि नहीं। सूरदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश नाम दिया गया है, नहीं हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हित हरिवंश। अगला प्रश्न है,
सुमेलित पर ही आधारित है और एक ही पैटर्न पे सवाल पूछा गया है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। चंदायन, हंसावली, मृगावती, माधवानल, कामन, कला, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मिला लेते हैं कि चांदायन किसका हो गया, मुल्ला दाऊद का। ए का 4, आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में ए का 4 दिया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। लेकिन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें इसको ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार हमें कहीं न कहीं भागीदारी करनी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं कंप्लीट। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो श्रृंगार काल किसने कहा, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हालांकि सुझाव कौन दिया था कि इसको श्रृंगार काल कहा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था। अगर सुझाव की बात आएगी, हो सकता है कि आगे आपको ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन दिया गया अज्ञे, कमलेश्वर, जगदीश गुप्त, अमृत राय। तो जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं, सबसे प्रमुख नाम जो है कमलेश्वर का है, बाकी तो ऐसे ही विकल्प दिए गए हैं। बल्कि यहाँ पर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, महीप सिंह इत्यादि का नाम रहता तो एक क्वेश्चन और कठिन हो जाता। समांतर कहानी कमलेश्वर। अगला प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए और सिद्धांत आप देख रहे हैं कि रस सूत्र की व्याख्या के ऊपर आधारित है। अनुमितिवाद किसका है, भुक्तिवाद यहाँ पर होना चाहिए था, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से क्लेम कर सकते हैं। इस पे मात्रात्मक त्रुटियां तो हैं, कुछ यहाँ पर नीचे मिलान करने में भी गड़बड़ी। जैसे मैं बात करूं उत्पत्तिवाद, तो भट्ट लोलट का सी का 2 होना चाहिए। किसी भी विकल्प में आप सी का 2 यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पे आगे आप आपत्ति लगा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का हो गया। अनुमितिवाद जो है वो श्री शंकुक का हो गया। मतलब कि ए का 3 हो गया। ए का 3 यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन, अगर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, तो इसका मतलब है कि आयोग भी यहाँ पर गलती कर सकता है और प्रूफ रीडिंग की कमी की वजह से हुआ है। तो इसको हम मानवीय गलती के रूप में मान सकते हैं और ये एकदम से क्लेम करने लायक। आप देख रहे हैं भुक्तिवाद किसका हो गया, ये हो गया भट्ट नायक, जिन्होंने की साधारणीकरण सिद्धांत दिया हुआ था, आगे कभी भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। अभिव्यक्तिवाद जो कि अभिनव गुप्त का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होते होते भी गलत हो गया, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा गया, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर पद में कौन सी वक्रता है। सवाल पहले अलंकार से पूछा करता था यहाँ पर, लेकिन इस बार वक्रता पर आधारित सवाल पूछ लिया गया है। और देख रहे हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत से रिलेटेड है। आपके दिमाग में कौन सा अलंकार वो सब आ रहा होगा, हमने संकेत कर दिया है कौन सा अलंकार है, आप नोट कर लीजिए। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में इस पद में कौन सी वक्रता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब, यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया पद परार्थ, पद पूर्वार्ध, वर्ण विन्यास, वाक्य वक्रता। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, पद पूर्वार्ध, जिसको कि 8 भागों में बांटा गया। उसी में से एक भाग है जिसको कि हम वृत्ति वक्रता कर सकते हैं, जो कि पद पूर्वार्ध का एक पार्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतीयमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से। ध्वनि, रस, अलंकार, रीति। प्रतीयमान का संबंध किससे है, ऑप्शन ए, ध्वनि सिद्धांत से। चित्र तुरंग न्याय की बात रस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने कही। ऑप्शन दिया गया भट्ट लोलट, भट्ट नायक, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त। तो चित्र तुरंग न्याय की बात किसने किया है, सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकुक ने किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि रस निष्पत्ति को दर्शन पर भी रखा गया है, मीमांसा, न्याय। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन मीमांसा पे, कौन न्याय पे, कौन सांख्य पे, कौन किस पे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी सवाल, शब्दार्थो सहितौ काव्यम किसका कथन है। दंडी, भामा, विश्वनाथ कुंतक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नांकित में से किस आचार्य ने किया। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, महीम भट्ट। तो ध्वनि सिद्धांत का खंडन किसने किया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, महीम भट्ट ने किया।
काव्य प्रकाश किसकी रचना है? दंडी, वामन, रुद्रट, मम्मट। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामदहिन मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध में इस बात को उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, आपको याद भी आ गया होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित पर ही आधारित है। काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, ध्वन्यालोक सब किसकी रचनाएं हैं? तो काव्य अलंकार भामह का, यानी ए का 2। आप देख रहे हैं कि ए का 2 दो जगह पे है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, बी का 4। तो आप देख रहे हैं कि बी का 4। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन इसका क्या हो रहा है? सही हो रहा है, डी ऑप्शन। सी का हो गया आपका 3 हेमचंद और डी आनंदवर्धन। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर ही आधारित है, यानी सीजी सेट में सुमेलित पर आधारित कई सवाल हैं। यहां पर सिद्धांतों का नाम दिया गया, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति, औचित्य, ध्वनि सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत मिलाते हैं, ए का 4। ठीक है, आप देख रहे हैं दो जगह ए का 4 है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि वह ये हो गया आपका क्षेमेंद्र जो कि औचित्य का, डी का 3। ठीक, हम देखते हैं कि डी का 3 कहां पर है? डी का 3 दो जगहों पर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं वामन, बी का 2। बी का 2 हो गया यहां पर। अब हम बात करते हैं कि मम्मट का संबंध किससे है, ये यहां पर देखने लायक बात है। ठीक, तो जो यहां पर कूट बन रहा है 4 2, ठीक है 4 2, और इसके बाद एक यहां पर बताया जा रहा है कि जो मम्मट है ये वक्रोक्ति, जबकि आप जानते हैं कि इनका संबंध कुंतक से है वक्रोक्ति का। तो 30 नंबर क्वेश्चन को भी आप एक तरीके से क्लेम में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? आधुनिकता, उत्तराधुनिकता, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। तो किसमें इन सभी चीजों को एकदम से नकार दिया गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है कि रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? रामायण मेला का आयोजन करने का जो प्लान था या फिर परिकल्पना किसकी थी? ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है सुमेलित पर यह आधारित है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो हम सबसे मिलान करते हैं कि बी का 4 हो गया आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। तो बी का 4 हम देखते हैं, बी का 4 हमें देखना है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, ए का क्या हो गया आपका 3 हो गया। हम मिलान कर लेते हैं, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। इसके बाद है बी का 4 हो गया सत्य शोधक समाज की बात यहां पर की गई जो कि ज्योतिबा फूले से है। सी का 1 हो गया, और प्रार्थना समाज डी का 2 हो गया। तो ये कूट बन रहा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न सुमेलित पर ही आधारित है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, शिकंजे का दर्द। मात्रात्मक त्रुटियां लगातार जारी हैं। शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया। तो कई ऐसी दलित आत्मकथाएं जिनको कि आप अच्छे से जानते हैं। जूठन हम यहाँ पर मिला लेते हैं सबसे पहले, बी का 4 हो गया। बी का 4 हम देखते हैं किसमें, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी यहां पर हो रहा है। बी का 4 हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुर्दहिया, डी का 3। फिर शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोरे, सी का 1। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसरा। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया। यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे हैं समानता और समृद्धि। यह कथन किसका है? गांधी, मार्क्स, अंबेडकर, लोहिया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया का यह कथन है कि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित करें तो समानता और समृद्धि 2 ही शब्द हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। पूछा है कि रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने? 2, 6, 3, 4। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 3 चरणों की बात की। एक तरीके से आप देखेंगे भक्ति काल, फिर इसके बाद भारतेंदु, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। किताब बे लिखा हुआ है इन्होंने,
वो सभी चीजें आपको याद आ गई होंगी। अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? ऑप्शन दिया गया शेखर एक जीवनी, सुनीता, जहाज का पंछी, महाभोज। मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ये दलित चेतना पर आधारित राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। अगला प्रश्न है जो कि आप किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में इस चैनल पर देखे होंगे, और बहुत पहले ही हमने बहुत जोर देकर यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट में इसकी बात की हुई थी, और न सिर्फ बात की थी बल्कि कमेंट्री सेक्शन में भी और एक प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को। क्या कारण है कि हुबहू ये प्रश्न यहाँ पर है, विकल्पों में तो बदलाव हो सकता है लेकिन हुबहू पूछा गया। भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं, कथन किसका है? जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण भट्ट नाम दिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, और मैंने आप सभी को एक क्लू भी दिया था, सूत्र भी बताया था कि जातीय शब्द का प्रयोग यहाँ पर नेशन के अर्थ में हुआ है, राष्ट्र के अर्थ में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? द्विवेदी युग के रचनाकार कौन नहीं है उन्हें हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त, सनही, हरिऔध सभी लोग हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किससे है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु से? गांधी, लोहिया, अंबेडकर, मार्क्सवादी। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात किसने किया है? ऑप्शन सी, अंबेडकर दर्शन में यानी भीमराव अंबेडकर ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का विभाजन हुआ प्रकरण में, समय में, सर्ग में, कांड में। तो न जाने हमने कितनी बार हिंदी में जो प्रमुख महाकाव्य हैं वो किसमें विभाजित हैं, मैंने बताया है, और एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस पे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, समय में। और कितने समय में है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा। गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अभिप्राय है? जब मैंने गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र की यूजीसी नेट के दौरान पढ़ाई थी तो पहले ही हमने फरोश शब्द को आप सभी को बताया हुआ था। जो विद्यार्थी यूनिट 5 विश्वास करके देखे होंगे वो इसका सही जवाब बता देंगे। रचनाकार, विक्रेता, शिल्पकार, गायक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विक्रेता। अगला प्रश्न है जो कि नया हो सकता है। कामायनी का कर्म है भाववृत्ति, कर्म वृत्ति तथा ज्ञान वृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फल स्वरूप आनंद की सिद्धि। यह कथन कौन से लेखक का है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आलोचक का है यह कथन। ऑप्शन दिया गया नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो शुक्ल जी का नाम है तो इसका मतलब नहीं है कि आंख बंद करके आप बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने इस कथन को कहा है। ठीक है, कामायनी का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने ये बात कही हुई है। अगला प्रश्न है करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है, किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। जब भी इन छायावादी कवियों में बुद्ध की बात आए तो सही जवाब आपके दिमाग में महादेवी वर्मा आना चाहिए। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन की बात की गई है। आप देखेंगे कि हर इसमें जितने भी कवि वो किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद प्रतभिज्ञा दर्शन करके उससे प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक तरीके से माना जाता है कि मार्क्सवादी हैं। पंत पे अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, आत्मकथन किस कवि का है? मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, नागार्जुन। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, धूमिल द्वारा यह कथन प्रयुक्त हुआ है या फिर उनका आत्मकथन है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अगला प्रश्न है नैना अंतरि आऊं तू ज्यो हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। पद किस कवि का? कबीर, रैदास, घनानंद, रहीम। सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर दास का। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? लोक सेवक, वनवासी, राजा रानी, सन्यासी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, लोक सेवक के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नांकित अष्टछाप के कवियों में से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा? चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास। भ्रमर गीत पर किसने काम नहीं किया ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की नहीं है? कालिदास, खुरदरे पैर, भूल गलती, मनुष्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, जो कि मुक्तिबोध का है। और ये पूरा देख रहे हैं आप, सिलेबस से ही उठा लिया गया। अगर आपने यूजीसी नेट या फिर सीजी सेट का सिलेबस देखा होगा तो तुरंत आप बता देंगे, या फिर इस चैनल पर उपलब्ध यूनिट 5 हिंदी कविता भी आपने देखा होगा तो इसका जवाब आप आराम से बता देंगे। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यो बधिये, आगे कौन हवाल। में किस राजा के संदर्भ में ये दोहा या पद रचा गया है? ऑप्शन दिया गया छत्रसाल, जय सिंह, मान सिंह, विक्रम शाही। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जय सिंह को ध्यान में रखते हुए बिहारी का ये दोहा है। और मैं आप सभी के लिए होमवर्क यहाँ पर देकर छोड़ता हूं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से हमने सीजी सेट में आए हुए 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के आंसर पर चर्चा कर ली है। कौन से प्रश्न विवादित हैं या फिर किस पे आप क्लेम कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, उनको भी आपने देख लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्नों के उत्तर से आप संतुष्ट होंगे और आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे के 50 प्रश्नों को लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।